अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तबीयत में है मजा या मिल रही है गुनाहों की सजा? कितने लोगों ने सर उमर काजी की कल वाली बेसिक की क्लास ली थी? कितने लोगों ने लेनी थी और मिस हो गई थी? चले रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। चले सर इब्तिदा करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ लिया था उसको क्विकली एक दफा समराइज करेंगे, घुमाएंगे, कुछ खास नहीं पढ़ा था हमने, और फिर आज की क्लास में इंशाल्लाह चीजों को आगे लेकर के जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज सही आ रही है? बच्चा शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी, सब कुछ सही है तो क्या लिखते हैं? सीसी है ना, क्रिस्टल क्लियर। आ जाएं सर, इब्तिदा करेंगे। अब सबसे पहले हमने पढ़ा भाई एसिड क्या होते हैं। एसिड हर वो चीज जिसके आप मालिक हो या जिस पे आपका हक हो। सही है, आपने कहा मालिक का मतलब आपका पेंसिल बॉक्स आपके सामने है, रजिस्टर है, कैलकुलेटर है, आप इसके क्या है मेरा बच्चा? मालिक है। और हक का मतलब आपने अपने दोस्त को उधार दिए पैसे, अब उससे वापस लेना आपका क्या है? हक है। हर वो चीज जिसके हम मालिक हों या जिस पे हमारा हक हो वो क्या होती है? एसिड। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि हमारे पास एसिड्स दो तरह के होते हैं। एसिड हम लेते क्यों है? ताकि हमें कोई फायदा पहुंचे ना। आपने रजिस्टर क्यों लिया? ताकि आपको फायदा पहुंचे, आप लिख सके कैलकुलेटर। तो एसिड्स जो होते हैं वो होते इसीलिए कि उनको आपको उनसे फायदा लेना होता है। सर फिर तो हमने कहा दो तरह के एसिड्स होते हैं फायदे की बुनियाद पे, करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स। करंट एसिड्स क्या होते हैं सर? करंट एसिड्स वो होते हैं जो बेनिफिट देते हैं 12 महीने तक। जैसे कि आपका रजिस्टर है, जैसे कि आपकी पेन है, ये बेनिफिट कितने महीने तक देंगे? नॉन करंट एसिड जो कि 12 महीने से ज्यादा तक बेनिफिट देंगे, जो कि 12 महीने से ज्यादा तक बेनिफिट देंगे, उनको हम कहेंगे नॉन करंट एसिड। सही है सर। फिर सर हमने कहा था नॉन करंट एसिड्स 12 महीने से हमें क्या दे रहे होते हैं? ज्यादा बेनिफिट दे रहे होते हैं, मानते हैं? अब आते हैं सर ऑनलाइन वाले बच्चों। जी मैंने देख लिया कैमरा हट गया है, उसको हिल गया, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। यार वो बोल रहे कैमरा हिल गया, इसको सही कर दे। चले सर, इसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, एक होता है IAS। IAS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सर एक होता है हमारे पास IFRS। IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर क्या ये याद करना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ना सर। कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सर ये IAS और IFRS। सही है सर। हमने कहा अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है IAS 16। IAS हर टॉपिक का एक नाम होता है, हर उसका स्टैंडर्ड का। IAS 16 जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब सर प्रॉपर्टी से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सर प्रॉपर्टी से आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। भाई प्रॉपर्टी तो यही होती है ना। आपने कहा मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, इंशाल्लाह एक दिन आप सब खरीदेंगे क्वालिफाई होने के बाद। बोले इंशाल्लाह। तो आप लैंड खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीदेंगे? प्रॉपर्टी का मतलब। प्लांट का मतलब प्लांट एंड मशीनरी। हर तरह की मशीन इसमें आएगी सर। यूजुअली वो मशीन आएगी जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मार्कर बनाने की मशीन, मार्कर बनाने की मशीन इसमें आएगी, AC बनाने की मशीन आएगी। सही है। प्लांट एंड
सर दूसरी कौन सी मशीन होती है? बेटा ये लैपटॉप क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चों जिससे तुम लोग क्लास ले रहे हो, मोबाइल लैपटॉप, वो भी तो एक मशीन है ना, लेकिन वो मशीन प्लांट की उसमें नहीं आती। इक्विपमेंट में बाकी तमाम चीजें जो कि ऑफिस में यूज होती हैं और बेनिफिट 1 साल से, जैसे कि कंप्यूटर्स, फर्नीचर, ये जो सर हमारा एसी है, देखो एसी को जो जिस मशीन पे एसी बन रहा है वो मशीन है प्लांट एंड, लेकिन एसी इटसेल्फ किस में आ रहा है? इक्विपमेंट में। सही है सर। बाकी इस किस्म की जितनी भी चीजें, तो IAS 16 कहता है कि भाई कहीं भी अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी, आप किसकी तरफ देखोगे? मेरी तरफ। सही है सर। फिर हमने कहा था सर इसके अंदर हम कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। कौन सी बातें पढ़ने वाले हैं? स्कोप तो हमने पढ़ भी लिया था ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। स्कोप, डेफिनेशंस और इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियली किस पे मेजर करूंगा? फोर्थ, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर करेंगे? और आखिरी क्या था? डिस्क्लोजर। आखिरी क्या था सर? डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? नोट्स टू द अकाउंट कैसे प्रेजेंट। 5। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, हर स्टैंडर्ड में 3 चीजें सेम होती है। कितनी चीजें? सेम इन अ सेंस के हेडिंग सेम होती है, मतलब और स्कोप, डेफिनेशन और डिस्क्लोजर। हर स्टैंडर्ड को आप खोलेंगे उसमें आपको एक स्कोप मिलेगा, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस मिलेंगी, डिस्क्लोजर। इसका स्कोप क्या है? IAS 16 का स्कोप क्या है? क्या है भाई स्कोप बताओ? ऑल काइंड्स ऑफ PPE ट्रांजैक्शन, हर तरह की PPE ट्रांजैक्शन को कौन देखेगा? IAS 16। इसने कहा पूरी अकाउंटिंग में भाई जहां जहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आए, तुम्हें किसकी तरफ देखना है? IAS 16 की तरफ देखना है। क्लियर है हम यहां तक? चल सर अब शुरू करते हैं असल गेम। अब सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या है ये आपको मैंने बता दिया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड कंप्यूटर, फर्नीचर, AC, ऐसा ही है। अब सर इसको स्टैंडर्ड ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है। स्टैंडर्ड ने उसकी क्या दी है? डेफिनेशन। पहले मैं चाहता हूं आप सब वो डेफिनेशन लिखें, अपने पास लिखना शुरू करें, डेफिनेशन लिखना शुरू करें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE आर टेंजिबल। सर टेंजिबल की स्पेलिंग TANGIBLE। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल assets property plant and equipment are tangible assets expected to be used for more than one period, for more than
1 period for following purposes. Production, administration, selling and distribution, rental to others. सर मार्कर थोड़ा सा मेरा बच्चा लाइट है लेकिन थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। यार अब्दुल वली अजीम इसको देख के थोड़ा स्लो लिख रहा है, इसके तो इंक सही करवा, नहीं तो अगर ये नहीं ये तो खराब हो गया ना तो उसको फिर नीचे होगा आमिर इकबाल टीचर, उसको बोल सर कह रहे हैं मार्कर दे दो, उनकी पहली क्लास है ना, बोला अगर आपके पास मार्कर हो ना ये वाला तो दे दे, उनका चल नहीं है। PPR tangible, PPER tangible assets expected to be used for more than one period for following production, admin, selling and distribution और rental to। अब मेरा बच्चा मैं चाहूंगा आप सब एक बात नोट कर ले अभी से ही, कोई चीज समझ में नहीं है आपने उसी वक्त पूछने, उस वक्त अगर पूछते हुए शर्म आती है कुछ बच्चों को, क्लास के बाद आके पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले, लेकिन कोई भी चीज अनक्लियर लेकर नहीं जाए। अब आते हैं सर ये डेफिनेशन पीपी की क्यों दी गई, इसलिए दी गई ताकि दुनिया भर में जो कंपनीज हैं वो अगर किसी चीज को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माने तो इस डेफिनेशन के हिसाब से माने, जो चीज इस डेफिनेशन में नहीं है उसको ना माने। अब आते हैं सर पीपीआर टेंजिबल। सर सबसे पहले एक वर्ड आया टेंजिबल, क्या होता है ये वर्ड टेंजिबल? हाँ बच्चों टेंजिबल क्या होता है? सर वो चीज जिसको आप फिजिकली देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो चीज जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, कैन बी सीन एंड टच। तो हमने कहा सर टेंजिबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंजिबल का मतलब है कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको आप देख भी सकते हैं और सर इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अपना ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, क्या वो पीपी नहीं है सर? नहीं, वो पीपीई नहीं है, वो पीपीई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर पीपी नहीं है, नहीं, क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते, सही है सर, उसको देख भी नहीं सकते, उसकी वर्किंग को नहीं देख सकते। ओके सही, चले सर फिर आगे आऊंगा, अब अगली चीज पे आते हैं, सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा। फॉर फॉलोइंग पर्पसेस टेंजिबल सबको क्लियर है? मोर देन वन पीरियड मतलब एक साल से ज्यादा यूज हो सकता हो तभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड देखा जाए। सर हमने कहा बहुत सारे एसेट होते हैं लेकिन वो शायद एक्सपेक्ट किया जाता है एक साल से ज्यादा यूज ना हो, तो वो पीपी की डेफिनेशन से, पीपी की डेफिनेशन के लिए जरूरी क्या है? देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, मोर देन वन पीरियड। अब आता हूं सर ये प्रोडक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज को बनाने के लिए यूज होते हो, मैन्युफैक्चरिंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वर्क के लिए, फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप काम हो रहा है ऑफिस में। मैं यूनिलीवर में था, यूनिलीवर में मेरा काम फैक्ट्री से नहीं था लेकिन मैं हेड ऑफिस में बैठता था, कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया था, वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा था? एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है कि हम उसके थ्रू बेचने के काम आता हो, जैसे कि डिलीवरी व्हीकल्स है ना सर, कंपनी की डिलीवरी व्हीकल्स होती है, आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले वगैरह में पेप्सी वाले आ रहे होते हैं, वो अपनी बॉटल्स को डिलीवर करते हैं, ब्रांडिंग हुई हुई होती है पेप्सी की, वो क्या है? डिलीवरी व्हीकल्स। कंपनी ने अपने सेल्स स्टाफ को गाड़ी दी हुई है कि भाई गाड़ियों में इधर उधर जाओ, लोगों से मिलो, चीजें बेचो, वो क्या आ जाएंगी? सेलिंग एंड। चौथी चीज
रेंटल टू, आपने उसको रखा हुआ है किराए पर देने के लिए। किसके लिए? किराए पे। सर क्या ये 4 मकासद के लिए यूज होंगे पीपी? हाँ सर, इनके अलावा कोई और मकसद नहीं हो सकता? नहीं। अब एक आपसे सवाल है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, मैं ज्यादा सीरियस पढ़ा नहीं सकता हूँ, फिर मुझे कहीं ना कहीं तफरी करनी होती है। अब एक आते हैं सवाल है, पाकिस्तान में एक कंपनी है जिसका नाम है टपाल, है ना, दानेदार सुना होगा आप लोगों ने। टपाल के ऑफिस में आप जाएंगे, मैं गया हूँ ऑडिट के लिए, तो वहां पर आपको ना बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आएंगी। सही है, घोड़े के ऊपर गधा बना बैठा हुआ है, इस किस्म की बहुत सारी पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी। पूरे ऑफिस को उन्होंने पेंटिंग से सजाया हुआ है। अब वो पेंटिंग्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई है सीईओ साहब के कमरे में। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे सही है ना। और सपोज करें वो पेंटिंग है करोड़ रुपए की, आपने वहां पर ज्वाइन किया है एज अ मैनेजर फाइनेंस, आपको बुलाया और आपको कहा, पूछा गया है कि ये जो पेंटिंग है सीईओ ने कहा है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? ये सवाल आपके सामने, सीईओ के रूम में एक पेंटिंग लगी हुई है करोड़ रुपए की। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताएं पहले, है नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं है? अच्छा, बाकी लोग कह रहे हैं पता नहीं हमें। हाँ नहीं और पता नहीं। तुक्का, देखो तुक्का लगाना सीखो भाई, तुक्का लगाना सीखो। हम लोग जब यूनिलेवर में थे ना, तुम्हें पता है टेक्निकली सबसे साउंड थे हम लोग, लेकिन आईबीए लम्स वाले बच्चे जो ना आगे निकल जाते थे। क्यों? तुक्का लगाते थे। सीखो खवातीन, खास तौर पे आप लोगों से कि आप लोग सीखें, गलती कर देने से ना डरें। सही है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ सीए के एग्जाम में आपको बताएं, खवातीन की या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लड़कों से, या तो बहुत बुरी है। खवातीन में जो ना एवरेज वाला नहीं आता, लड़कों में बहुत सारे एवरेज आ जाते हैं। उसके पीछे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? आईकेप जो है ना गेम है प्रेशर मैनेजमेंट का, सीए का पेपर। लड़के पेपर में देखते हैं मुश्किल सवाल, सबसे पहले आईकेप को 2 गालियां, फिर एक आध टीचर को, एक आध अपने आपको, प्रेशर रिलीज, अब आओ। सही है, खवातीन के साथ ये कार्रवाई डील नहीं कर पाती तो वो प्रेशर ले लेती है। लड़के इस तरीके से प्रेशर नहीं लेते, वो कहते हैं भाई हम जो है ना बस ये। तो इस वजह से आईकेप में निस्बतन जब स्टेट्स शेयर हुए तो लड़कियों के या तो रिजल्ट बहुत अच्छे थे या तो बहुत बुरे थे, इन बिटवीन वाली पोजीशन नहीं थी। लड़के बड़े पड़े थे जो 50s में पास हुए। सही है, तो वजह यही थी कि ये प्रेशर नहीं लेते। तो क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी आदत होती है धड़ल्ले से क्लास में भी गलत बताएंगे, टेंशन ही। और मैं कहता हूं बताओ ये चीजें सीखो। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं पेंटिंग पीपी है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? चले भाई, जो कह रहे हैं नहीं है, क्यों नहीं है भाई? प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते तो कम। भाई सीईओ कह रहा है कि मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करता हूं, लोग मुझसे मिलने आते हैं, बोलता हूं देख भाई ने कैसी पेंटिंग लगाई है, बातचीत शुरू करता हूं और फिर उनको घेर लेता हूं। सही है, तो फिर आप सीईओ ने तो ये आर्ग्यूमेंट लग दिया ना, तुम क्यों कह रहे हो पीपी नहीं? बोला मैं तो लोगों को घेरता हूं भाई, अपने रूम में बुलाता हूं, पेंटिंग दिखाता हूं खूबसूरत सी, और मैं कहता हूं कि भाई अब आओ काम की बात करते हैं, उनको इंप्रेस कर देता हूं। तो आप मतलब इसके अगेंस्ट अभी भी कह रहे नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं पेंटिंग इज पीपी? अच्छा ढीठ हो, नहीं मान रहे सर? नहीं है। आप कहेंगे सीईओ साहब ये आपके पास पता नहीं कौन लोग आते हैं, अगर कोई मेमन टकरा गया ना तो बोलेगा यार इनके पास फालतू का कितना पैसा है, 1 करोड़ की पेंटिंग लगा दी। सही है, बोला मतलब हमसे कितना कमाते हैं, वो तो उल्टा आने की बजाय। तो पेंटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है भाई। क्यों नहीं है? किसी में सर कंपनी ने कहा आजकल सोने की प्राइसेस उम्मीद है ज्यादा होती जाएंगी, बढ़ेंगी, तो हम सोना लेके रख देते हैं। क्या करके रख देते हैं? सोना लेकर हम रख देते हैं। अब कंपनी सोना लेकर रख रही है। सही है,
मुझे बताएं वो सोना जो है गोल्ड पीपी होगा? पीपी होगा? क्या इन मकासिद में यूज हो रहा है? प्रोडक्शन क्या बना रहा है सोना? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड, आप सोने की मदद से अपना प्रोडक्ट देखो। सेलिंग एंड, ये नहीं कि तुम सोना बेच रहे हो, नहीं, सोने की मदद से क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो? नहीं। रेंटल, किसी को किराए पे दोगे सोना? नहीं। तो सर अगर इन चारों मकासद के लिए गोल्ड यूज नहीं हो रहा तो वो भी पीपीई नहीं है। तो पीपीई की डेफिनेशन दिमाग में ना कॉन्सेप्ट बने, रट्टा ना हो। क्या होते हैं? टेंजिबल, 1 साल से ज्यादा, और इन 4 में से ही किसी मकसद के लिए यूज होंगे। या तो प्रोडक्शन, या तो ऑफिस में यूज होंगे, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेचने के काम आएंगे, या तो रेंटल्स। अगर इनमें से किसी में फॉल नहीं कर रहा तो वो पीपीई। क्या मैं क्लियर हूं? पक्की बात है जी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस पर्पस के लिए, जिसका ताल्लुक देखो। प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे कोई तुम गुड्स बना रहे हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुम बेच रहे हो। एडमिन, ऑफिस में हेड ऑफिस के गुड्स हो, जैसे केएनएस के यहाँ पे लोग बैठे हुए। सर ये केएनएस के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर इनके जो फर्नीचर रखा हुआ है, लैपटॉप्स दिए हुए, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन वाले एसेट्स हैं, जो कि एडमिन पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है सर। तो हमने कहा सर गोल्ड पेंटिंग फॉल नहीं करेगा। क्या हम क्लियर है? चलें सर अब जी। सर अब बच्चे का सवाल, अगर ये जो जगह है, इस जगह का मतलब ये जो लैपटॉप है, ये जो टेबल है, क्लास के जो एसेट्स हैं, ये कौन से एसेट्स हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वाले, प्रोडक्शन वाले? प्रोडक्शन। केएनएस इन एसेट्स की, भाई केएनएस का प्रोडक्ट क्या? आपको टीचिंग सर्विसेज देना ना, इन एसेट्स की मदद से दे रही है। तो ये कौन से वाले हैं? प्रोडक्शन। एडमिन वाले जिससे प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो, लेकिन बाकी हिसाब किताब वाली चीजें हो रही हैं। ठीक है सर, क्लियर है? केएनएस ने एक सीढ़ी ली हुई है, खंभों पे जाके अपने बैनर्स लगाते हैं। वो सीढ़ी कौन सा एसेट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सर? चलें सर अब आगे बढ़ेंगे। और अब मुझे बताएं, कोई भी एसेट आप कितने वेज में अक्वायर कर से, मतलब अपने पास एक एसेट आप कंपनी के पास आ सकता है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे वो मेरा नंबर नोट कर लें सर। इस कोई अगर आपको हैंड आउट या ग्रुप वगैरह में ऐड होना है तो इस पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है सर। चले सर, अब एसेट्स मेरे पास कितने तरीके से आ सकते हैं? नहीं, क्रेडिट सही है। अब सुनना, वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, इसे बेसिक बना रहा हूं मैं आपकी। एसेट मतलब यहाँ पे ब्रॉडली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचें, आपको एक कंपनी है, कुछ एसेट्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है सर? कुछ एसेट्स को आपको, तो आपने कहा कंस्ट्रक्शन के थ्रू आ सकते हैं। किसके थ्रू? कंस्ट्रक्शन या सेल्फ कंस्ट्रक्शन। खुद बना रहा हूं भाई। फॉर एग्जांपल केएनएस ने ये जमीन ली थी, इसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खुद बनाई है, कंस्ट्रक्शन आ सकता है। फिर बताएं, सेपरेट एक्विजिशन, जिसको आप परचेजेस भी कह सकते हैं। सेपरेट एक्विजिशन, जिसको आप क्या कह सकते हैं? परचेजेस भी कह सकते हैं। सेपरेटली अक्वायर्ड कर लिया, लैपटॉप जाके खरीद लिया, सही है। और बताएं, एक बच्चे ने ऑनलाइन में जवाब दिया है, गिफ्ट। बेटा कंपनी को कौन गिफ्ट देता है? रेंट नहीं, अक्वायर मतलब एक्विजिशन मतलब है मैंने खरीद लिया। रेंट पे तो किराए पर लिया है ना, मेरे पास आ गया, मेरे नाम पर आ गया। एक्विजिशन बच्चा ये है। क्रेडिट वो कोई भी अलग है। देखो खरीदने में, बताओ खरीदने में देखो 2 तरह के आ जाते हैं। एक होता है मैंने कैश पे ले लिया, दूसरा होता है मैंने क्रेडिट पे। अब क्रेडिट के अंदर लीज वीज आ गई, सही है, तो ये तो आ गया। उसके अलावा
एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने तुबा ने कहा एक्सचेंज, एक्सचेंज। तुमने अपने दोस्त से वो कैलकुलेटर क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। सही है सर। दोस्त ने कहा तेरा मुझे अच्छा लग रहा है, आपने कहा मुझे तेरा वाला कैलकुलेटर अच्छा लगता है, दोनों ने एक्सचेंज कर लिए। क्या हो गया, एक्सचेंज की सूरत में आ सकता है। सही है। एक और तरीका है जो एक बच्चे ने अभी कहा था, लेकिन आप लोग शायद वहां पे पहुंच नहीं पाए। बताए वजह क्या है? वजह ये कि हमारे मुल्क में होता नहीं है इतना। अच्छे मुल्कों में होता है ये काम, गवर्नमेंट ग्रांट। हुकूमत ने, इसकी एक टॉपिक भी हमारा, हुकूमत ने कहा भाई तू ये भैंसे ले ले। सही है। हुकूमत ने कहा तुम ये मशीन ले लो, हुकूमत मशीन आपको दे रही है। तो सर एसिड कितने तरीकों से आते हैं? 4। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन, सेपरेट एक्विजिशन, एक्सचेंज और सर ये 3 ये जो शुरू के 3 है, कंस्ट्रक्शन, सेपरेट एक्विजिशन और एक्सचेंज, ये IAS 16 में पढ़ेंगे। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, IAS 16 ने कहा अगर सरकार कोई एसेट दे तो उसको तुम पढ़ोगे IAS 20, जिसका नाम ही क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो IAS 16 में ये 3 आ जाएंगे हम। सही है सर। कितने आएंगे? ये 3 आएंगे IAS 16 में। कॉपी करें इसको। पिछला वाला ग्रेड वाला ये तो वो मिल जाता है, दे देता हूं। कितने लोग पिछली क्लास में नहीं थे? कितने लोग CA में अपनी ख्वाहिश से आए हैं? कितने लोग अम्मा अब्बा की ख्वाहिश पे CA कर रहे हैं? कितने लोग किसी और की? हसीब बेटा पेंटिंग्स को अकाउंट करेंगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अलग है हमारे पास IAS 8 में मैं बताऊंगा कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। टेंशन ना ले मेरा बच्चा। हाँ जी। हाँ लीज आप समझे अभी इस लेवल पे। एक बच्चे का ऑनलाइन में सवाल है कि सर पेंटिंग तो 1 साल से ज्यादा यूज होती है। मेरा बच्चा देखिए सिर्फ 1 साल से ज्यादा होने का क्राइटेरिया नहीं है, 1 साल से ज्यादा भी हो और इन 4 में से किसी पर्पस के लिए हो। ठीक है। ऑनलाइन का एक सवाल था जी बेटा, कोई और सवाल? हाँ लेकिन इक्विपमेंट की जब ये बात करता है ना तो वो कहता है इक्विपमेंट के अंदर ले लेता है फर्नीचर को भी। सही है। कहने को हम अलग कहते हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहता है तो बोलता है इक्विपमेंट मतलब बाकी सब। सही है जी। अभी आऊंगा इस पे, थोड़ा सा टाइम दे, अभी आएंगे जी। वो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं, वो पीपी नहीं बनाते, क्योंकि देखो पीपी के लिए 2 कंडीशंस हैं, वैसे तो 3 है। एक होता है देख सके टेंजिबल, उसके बाद 2 मेन, 1 साल से ज्यादा यूज हो और 4 में से 1। अगर एक एसेट है, वही एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सर हमारे पास कूलर हो, सही है, ऑफिस के अंदर क्या है, कूलर है। अब डिस्पेंसर की बात नहीं कर रहा, डिस्पेंसर कूलर है। अच्छी जगहों पे कंपनीज कहती हैं, हमारे मुल्क में तो फिर कम होता है, बाहर मुल्क में होता है कि भाई प्लास्टिक जो है ना 6 महीने बाद मसला करता है, चेंज कर दो। अब देखा जाए ना, कूलर चल तो सकता है, पाकिस्तान इंडिया में ले आओ कूलर चलाएंगे सालों तक, लेकिन उसूलन वो 6 महीने के अंदर कंपनीज के अंदर रिप्लेस हो जाता है। अब देखा जाए ना तो कूलर एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एडमिन के लोग यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, सही है, लेकिन वो पीपी नहीं बनाते। सही है सर। गिलास है भाई, एडमिन के लोग काम कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, गिलास है, प्लेटें हैं, देखा जाए तो ये कहीं आ रहा है यूज, लेकिन पीपी क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या होता है 1 साल से जल्दी ये फारिग हो जाएंगे, तो हमने कहा 1 साल वाला भी और 4। ठीक है सर। फिर आगे जाके बताऊंगा इसमें ICAP ने भी कुछ छेड़खानी की है।
IKF ने कहा देखो इंटरनेशनल बातें अपनी जगह, हम भी कुछ है, तो वो क्या है वो बताऊंगा। सर क्या हम यहाँ तक क्लियर है? हैंड आउट सबको मिल गए? किसको नहीं मिला? वो पीपी होगा, उसकी एंट्री सर काजी बताएंगे। पीपी डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट, सही है। तो वो भी एक तरह से पार्ट कम, उसके लिए सेपरेट एक्विजिशन आ गया। यार यासीन भाई को कहना कोई बेटा एक हैंड आउट दे दे मुझे ना, अभी जो मिला है ना उसमें से। यासीन भाई को कहना 15 कॉपीज करा दे। चले सर अब सबकी तवज्जो इधर, नौजवानों सबकी तवज्जो इधर। अब हम आएंगे कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, एक जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, कैसे निकालेंगे। चले सर अब हम आ रहे हैं, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। परचेज प्राइस इंक्लूड करेंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और एक्सक्लूड करेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट। अब समझेंगे सर सुकून से, कोई टेंशन की बात नहीं। कितने लोग इस अटैम्प्ट में टैक्स भी ले रहे हैं? सभी तकरीबन माशाल्लाह ले रहे होंगे। अब आते हैं सर टैक्सेस की बात करें तो आपके टैक्स के टीचर ने सर मुनीर ने आपको बता दिया होगा, शुरू में नहीं बताया तो अभी बताएंगे। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, और एक जो आप बचपन से देखते होंगे चीजों पे होता है इनडायरेक्ट टैक्स, सही है सर। अब सर देखिए हमारे मुल्क में जो है ना, हुकूमत ने लाजिम किया हुआ है सेल्स टैक्स, क्योंकि लोग टैक्स नहीं भरते खुद से, तो बोला भाई हम ले लेंगे, चीजों पे लगा देंगे, सही है। अब जो ये सेल्स टैक्स है ये आप और मैं तो कुछ क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के लेवल पे ये क्लेम हो जाता है। कंपनी अगर कोई चीज खरीदती है तो ये हिसाब रखती है कि इस चीज के पैसे कितने थे और टैक्स इसमें कितना था, सही है सर। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी जो है ना खरीदती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने खरीदा एसी अगर कंपनी ने खरीदा 50,000 का, हम एग्जांपल दे रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लिया 3,000 का कंपनी ने पे किया, टोटल कितना पे किया? 53,000, सही है। लेकिन कंपनी जो है ना इस 3,000 को अपने पास अब अभी आसानी के लिए समझे नोट कर लेगी। सर हमने कहा कंपनी जो है अपने पास 3,000 को अलग से नोट कर लेगी कि हमने 3,000 सरकार को पे किया है, और फिर ये समझे साल के एंड में वो सरकार बोलेगी आप हमें 2 लाख का टैक्स दें, कंपनी बोलेगी रुको जरा सब्र करो, 2 लाख के अगेंस्ट ये 3,000 का टैक्स हम तुम्हें ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हम आपको 2 लाख में से ये 3,000 माइनस करके देंगे। तो सर ये जो टैक्स होता है ना, ये बहुत सारे केसेस में कंपनी के लिए होता है रिफंडेबल या एडजस्टेबल। रिफंडेबल क्या होता है? रिफंड का मतलब क्या होता है? पैसे वापस मिल जाए।
एडजस्ट का मतलब क्या होता है? किसी में एडजस्ट कर लो, किसी चीज में नॉक ऑफ कर लो। तो याद रखें सर, कंपनी के लिए ये टैक्स क्या होता है? अब कंपनी एक चीज खरीदती है, सपोज करें एक चीज खरीदी, उसकी परचेज प्राइस थी 53,000, सही है, लेकिन उसके ऊपर अगर टैक्स था क्या कहते हैं 3,000 का, तो कंपनी यहां से एडजस्टेबल टैक्स को माइनस कर देगी। समझ रहे हो? एडजस्टेबल टैक्स को क्या कर देगी? माइनस। उसूलन कंपनी जब परचेज प्राइस लेगी तो उसमें क्या करेगी? 50,000 या तो ऐड कर दे। लेकिन सर क्या ये टैक्स हमेशा एडजस्टेबल और रिफंडेबल होता है? नो सर, हुकूमत देखें, हमारी हुकूमत कोशिश करती है कि आप और मैं कोई भी चीज लें वो लोकल लें। हुकूमत कहती है इंपोर्टेड चीज लोगे ना तो उसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे और वो तुम्हें रिफंड भी नहीं करेंगे और एडजस्ट भी नहीं करेंगे। अब आपने एक गाड़ी खरीदी, आपके डायरेक्टर ने कहा कि मुझे इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए। अब डायरेक्टर को आपने इंपोर्टेड गाड़ी दिलवा दी, सपोज करें विदाउट टैक्स उसकी वैल्यू थी 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए, सही है सर। उसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स मार दिया 5 मिलियन का। तो अब ये जो टैक्स है ये कौन सा है? नॉन रिफंडेबल। हुकूमत ने कहा भाई ये हम माफ नहीं करेंगे। तो टैक्स क्या होगा? या तो रिफंडेबल एडजस्टेबल होगा, या तो अगर रिफंडेबल एडजस्टेबल है तो एसिड की कॉस्ट में नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल है तो एसिड की कॉस्ट में आएगा। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? सर फिर आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? हाँ जी बताएं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कितनी तरह के होने? चलो जल्दी से बताओ कौन कौन से? कितने लोगों को नहीं पता कितनी तरह के डिस्काउंट होते हैं अकाउंटिंग में? बगैर शर्माए बताएं, टेंशन ना लें। चले सर, ये आपने कॉपी कर लिया, इसको मिटा रहा हूं। सुनिएगा, 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कितनी तरह के डिस्काउंट होते हैं? डिस्काउंट इन अकाउंटिंग। सर कितनी तरह के डिस्काउंट है? 2 तरह के डिस्काउंट्स हैं। ट्रेड डिस्काउंट, तुम लोग तो अभी बहुत ज्यादा बच्चे हो, मुझे नहीं पता तुम में से बचपन में किसी ने वो वीडियो गेम की दुकान देखी थी? खेला कभी वीडियो गेम? 1 रुपए का 1 टोकन, 5 रुपए के 6 टोकन, है ना सर? ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं? जो कि खरीदने के वक्त ही आपको मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट किसको कहते हैं? खरीदने के वक्त ही मिल जाए, जिसकी पहली फॉर्म होती है बल्क परचेज डिस्काउंट। बल्क परचेज डिस्काउंट। सर बल्क परचेज डिस्काउंट क्या होता है? क्वांटिटी बढ़ाओ, डिस्काउंट। आलू लेने गए 30 रुपए के 1 किलो, 50 रुपए के 2 किलो, सही है? ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट पहली। इसकी दूसरी काइंड क्या होती है? बारगेन डिस्काउंट। बारगेन, कितनों ने अम्मी के साथ शॉपिंग की हुई है ना? कभी कभी लगता नहीं है कि अम्मी बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही हैं कि यार इतना कम करवा रही है, क्या हो गया, है ना? हैंड आउट जिनको नहीं मिला बेटा, ये उनके लिए है ना सर। अब अम्मी क्या करती हैं भाई? सूट ले गए 10,000, अम्मी ने कह दिए 5,000, आपको शर्म आ रही है, सही है, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, और 6,000 में सौदा भी डन कर दिया। तो वो जो 4,000 रुपए अम्मी ने कम करवाए, वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट में बारगेन डिस्काउंट, है ना सर? बल्क परचेज डिस्काउंट और बारगेन डिस्काउंट। सर ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है
कैश डिस्काउंट। अब सर ये कैश डिस्काउंट क्या चीज है, सबने सुनना है। सर देखें, पाकिस्तान में और दुनिया भर में बिजनेस के साथ एक मसला है। वो मसला ये है कि जो बिजनेस चलता है वो कौन से मॉडल पे चलता है? क्रेडिट पे चलता है। किस पे चलता है? अब सर ये जो क्रेडिट मॉडल है ना बिजनेस का, ये क्रेडिट मॉडल का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको उधार पे, अब उधार जब आप किसी को दे दो ना, मेरी अपनी फर्म भी है तो मैं आपको बता दूं सर, उससे पैसे कभी कभी जो है ना, कुछ लोगों से पैसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर कंपनी एक स्कीम निकालती है, बोलते हैं आज हमसे ये चीज लो, सपोज करो ये मार्कर लो 20 रुपए का, और वापस अगर हमने तुम्हें हमें पैसे दे दी ना 1 हफ्ते के अंदर, तो 20 नहीं देना, 18 देना। आज मार्कर कितने का ले रहे हो और वापसी कितने में? 18 रुपए में। 18 रुपए में। जब वापसी 18 रुपए में, मतलब आपको ले रहा है 2 रुपए, आपने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट, है ना जी? क्या दे दिया? क्योंकि सर देखिए बिजनेस है भाई, कंपनी की टर्म्स क्या होती है सुनना। आपने मुझसे आज ये मार्कर खरीदा, मैंने कहा 20 रुपए का है, मैंने कहा पैसे कब दोगे आप? आपने मुझसे पूछा सर आपको कब चाहिए? मुझे तो जितना जल्दी हो जाए। उसने कहा सर देखिए मार्केट में 1 महीने बाद पैसे देते हैं, तो 20 रुपए का आज आपने मुझसे मार्कर लिया है, आप मुझे पैसे उसूलन कब देंगे? 1 महीने के बाद। लेकिन मैं आपसे पैसे जल्दी निकालने के लिए एक स्कीम लाया। मैंने कहा भाई तू मुझे अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे देता है ना, तो तू मुझे ये 20 रुपए फिर नहीं देना। कितने देना? मैंने कहा अगर डिस्काउंट चाहिए ना, तो मैं तुझे अभी नहीं दे रहा डिस्काउंट, पैसे जल्दी दे दे इसके तो डिस्काउंट। सही है सर? इसको हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। इसको अर्ली पेमेंट भी कहते हैं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब इधर देख लेना, कॉपी नहीं नौजवानों, 1 मिनट, जब मैं कहूं तब कॉपी करना, बहुत सारे बच्चे कॉपी। सर इसके आगे मैं लिख रहा हूं डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ एसेट। ये एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट, सर अगर मैंने एक चीज 20 रुपए की खरीदी है, सपोज करो मैंने मार्कर मैप खरीदा हूं, 20 रुपए का खरीदा है, और आगे मैं पेमेंट कितने की कर रहा हूं? 18 रुपए की, लेकिन मैं मार्कर को अपने पास कितने का बताऊंगा? 20 रुपए का। सही है सर? ये एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके आगे क्या लिख रहा हूं? should be subtracted from list price। लिस्ट या रिटेल प्राइस। लिस्ट का मतलब क्या होता है? रिटेल ही होता है। प्राइस ऑफ एसेट। सर ट्रेड डिस्काउंट, बेशक मार्केट में एक चीज 20 रुपए की है, मैंने दुकानदार के सामने जाके थोड़ा सा रोया, मैंने कहा भाई दे दे 18 रुपए ही है, 19 रुपए ही है, उसने दे दिया 19 रुपए का। अब कोई कंडीशन नहीं है कि जल्दी पैसे वैसे दे, मैंने आज कैश दिया, मैंने कहा भाई 19 रुपए का। सही है? तो वो जो मिल गया वो मेरा क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट। मैं अपने पास मार्केट कितने का रिकॉर्ड करूंगा? 19। तो याद रखना, कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इसका एसेट की कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट। ट्रेड डिस्काउंट या तो बल्क परचेज होगा या तो बार्गेन परचेज होगा, ये एसेट की कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, लाजमी लाजमी। सही है सर? ये कॉपी करने अब अगर करना है तो। सब पे नहीं होता, कुछ भी होता है। कौन सा? ये शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिस्ट। देखें लिस्ट प्राइस क्या होती है? जो कि प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई हो। सही है? तुम मार्कर लेने गए, मार्कर में यहाँ पे लिखा हुआ था 20 रुपया, लेकिन तुमने रो दोगे कितने में ले लिया? 19 में। तो 1 रुपया ये लिस्ट प्राइस तुम इसकी शो करोगे कि यार लिस्ट प्राइस थी इसकी 20 रुपए,
माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट 1 रुपए का, तुम इस एसेट को अपने पास कितने का समझोगे? 19 का। ठीक है, ठीक है बेटा, एक मिनट। क्या हाल है, कैसा है यार? अब्दुल वली एक काम कर सर, साजिद की क्लास खत्म हो गई है ना? नहीं, ऑडिट की चल रही है अभी। हाँ, 3:30 पेरेंट है। पक्की बात है? 3:30 का टाइम यार, मुझे मार्कर चाहिए एक मोटा वाला। ठीक है, हाँ सर, परचेज प्राइस में क्या चीज इंक्लूड करनी है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड एक्सक्लूड क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या हमें ये बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें सर, फिर आगे बढ़ूंगा। अगली चीज, कॉपी कोई नहीं करेगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब सर समझे, पूरे IAS 16 की जो कॉस्ट वाली बात है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको देख रहा हूं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है भाई? एक तो मैंने एक चीज खरीद ली, उसके पैसे, सही है सर। एक चीज होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आपको मैं चाहूंगा कि आप अपने पास इसके नीचे उर्दू में लिख लें, अगर चाहें तो अभी ये कॉपी करें, इसके नीचे उर्दू में लिख लें, क्योंकि सर उर्दू अपनी जो मादरी जबान होती है ना, वो इंसान को जितने अच्छे से समझ में आती है, उतनी कोई और जबान समझ में नहीं आती। जी शेर बेटा कर देते हैं, शेर हसन। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लिखा यार, ताहिर को बोल इसकी एक फोटो खींच के जो है ना ग्रुप में भेजते, सही। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के नीचे लिखें हर वो कॉस्ट, तो जैसे आप मैसेजेस में व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, वैसी उर्दू में, हर वो कॉस्ट जो एसेट को, हर वो कॉस्ट जो एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो, हर वो कॉस्ट जो एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जिसमें कंपनी चाहती है, या जिस कंडीशन पर कंपनी चाहती है। हर वो कॉस्ट जो एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जिस कंडीशन पर कंपनी चाहती है। हर वो कॉस्ट जो एसेट को उस कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जिस कंडीशन पर कंपनी चाहती है। अब सुनना, ये एक बहुत बड़ी चीज है आसान ही। और सर एक और चीज याद रखिएगा, सही सही ना बोर्ड पूरा आ जाए। मैं बहुत सारी बातें ना आपको उर्दू में, चाहे आप जितने भी अंग्रेज हो, चाहे आपका जो है ए लेवल्स बैकग्राउंड, आपने ए लेवल्स पाकिस्तान से बाहर किया हो, जितने भी अंग्रेज हो, कितने लोग हैं जो ए लेवल्स वाले बच्चे हमारे पास, सही है, या आप इंटर वाले हैं लेकिन आप फुल अंग्रेज हो चुके हैं बर्गर किसी की खातिर, सही है। उन सब केसेस में भी मैं आपको कुछ बातें उर्दू में लिखाऊंगा क्योंकि उर्दू सबसे अच्छी समझ में आती है। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य सुना दूं। एक दफा एक बादशाह के दरबार में एक आदमी, पुराने वक्तों की बात है जब लोग ट्रेड किया करते थे, और लोग ट्रेड कैसे करते थे, अपने जान पहचान वालों के थ्रू, मतलब लोग कहते थे जो बंदे के साथ हम तिजारत कर रहे हैं ना उसको हम जानते भी हो। तो एक दफा एक बादशाह के जो एक उसकी पूरी सल्तनत थी उसमें एक ऐसा शख्स आ गया
जिसके मतलब जो है ना, जो डिफरेंट तरह की जबानें बोल सकता था, ऐसा शख्स आ गया जो डिफरेंट तरह की जबानें बोल सकता था। अब लोग परेशान कि यार इसके बारे में पता लगाएं तो कैसे लगाएं, ये उर्दू में भी बात करता है, ये पंजाबी में भी, ये पश्तो में भी, ये फारसी में भी। अब ऐसे शख्स से हम कैसे इसका पता लगाएं कि कौन है ना, ताकि हम उसे ट्वीट कर सकें, इसका बैकग्राउंड चेक कर सकें। उसके पास चीजें बहुत सारी थी बेचने के लिए, लेकिन वहां पर लोग ट्रस्ट इस्टेब्लिश करते थे उसके इलाके का पहचान के, भाई कैसा बंदा है वो। अब वो जो बंदा है पंजाबी पंजाबी से पंजाबी में बात करे, पठान से पश्तो में बात करे, मेमन से मेमनी में, सिंधी से सिंधी में। लोग परेशान कि इसका बैकग्राउंड कैसे चेक करें। लोग इसको लेकर आ गए बादशाह के दरबार में और कहा बादशाह सलामत। बादशाह सलामत समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी कौन है, किस क्या बैकग्राउंड है। बादशाह का एक वजीर था जो बहुत ज्यादा तेज था। उसने कहा बादशाह सलामत, आप इस आदमी के साथ 5 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, मैं बता दूंगा इसका ताल्लुक कहां से है। बादशाह सलामत ने कहा जा भाई। और 5 मिनट के बाद उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये आदमी बंगाली है। बोला क्यों? उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने इसको बाहर ले जाकर मारना शुरू किया, सही है, और इसके मुंह से गालियां बंगाली में निकली। बोला आदमी जो भी हो गाली मादरी जबान में देता है, सही है। तो सर आप कुछ भी हो, आप जो है कुछ भी हो, लेकिन आपको सबसे अच्छा किससे समझ में आएगा? उर्दू में समझ में आएगा, मादरी जबान में समझ में आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे उर्दू में। अब आते हैं सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, हर वो कॉज जो कि उस पोजीशन में लाने के लिए जरूरी हो जैसा कि हम चाहते हैं। अब सर इसकी एग्जांपल्स बताएं। बिल्कुल बताएंगे। पहली कॉस्ट आ गई ट्रांसपोर्टेशन। सर ट्रांसपोर्टेशन लिख रहा हूं इन वर्ड्स। अब सुनना इसका मतलब क्या होता है। कंपनी गई, कंपनी ने अपने एक बंदे को बोला भाई जाओ और जो है सीईओ साहब के रूम के लिए एसी लेकर आ जाओ। उसने एसी का सौदा डन किया 50,000 में। कितने में? 50,000 में एसी का सौदा डन किया। लेकिन जाहिर सी बात है अब वो एसी को कंपनी तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए उसने सुजुकी करवाई। 1,000 रुपए किराया लगा सुजुकी वाले का। वो जो 1,000 रुपए किराया है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? एसिड को कंपनी के अंदर लाने की कॉस्ट। सही है सर, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स। दूसरे नंबर पे जा रहा हूं, इंस्टॉलेशन। सर इंस्टॉलेशन, अब सर कंपनी ने एसी तो मंगवा लिया और कंपनी में पहुंच भी गया, लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, या जो एसी वाला बंदा होगा उसको बुलाना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, है ना सर, लगवाना भी पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। सही है सर, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। सर और बताएं, बताते जाएं और कौन सी कॉस्ट आ सकती है? नहीं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। सर ये क्या चीज है? आप इसको समझिएगा सर। 2 तरह की इंश्योरेंस होती है। 2 तरह की इंश्योरेंस होती है। एक तो होती है सालाना इंश्योरेंस। सालाना कि भाई 1 साल की इतनी इंश्योरेंस लगती है, आपके एसेट को कुछ भी हो जाए इंश्योरेंस कंपनी सही करके देगी, है ना सर। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप मुझे, जैसे गाड़ी की अगर कोई अपनी इंश्योरेंस कराए, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप हमें सर 20,000 रुपए दे दें, साल के दौरान आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में लग गई, चोरी हो गई, हम आपका नुकसान पूरा करके देंगे। सही है, ये क्या होती है? इंश्योरेंस। अब याद रखो, कंपनी जब एक बहुत बड़ा एसेट इंपोर्ट कर रही होती है ना, पाकिस्तान से बाहर मंगवा रही होती है, इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, उस केस में जहाज में आ रहा होता है, महीनों का सफर होता है। कंपनी कहती है हमारे बिलियन ऑफ रुपीस लगे हुए, जहाज डूब गया, कोई मसला हुआ तो भाई कौन जिम्मेदार होगा?
तो उसके लिए कंपनी कराती है रास्ते की इंश्योरेंस, कि रास्ते में अगर ये कुछ भी हमारा एसेट हम तक नहीं पहुंचा, टूटा हुआ पहुंचा, तो इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदारी लेगी। उस इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? इंश्योरेंस इन, तो याद रखना सिर्फ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बनेगी कॉस्ट का हिस्सा। एक होती है सालाना इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली सालाना आपने, वो नहीं बनेगी, सही है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्योंकि अभी एसेट आप तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। कौन से? कस्टम चार्जेस। कस्टम चार्जेस सर, कस्टम में डिफरेंट तरह के इंपोर्ट के केस में चार्जेस लग जाते हैं, सही है सर। क्या इसमें रिश्वत शामिल है? ऑफिशियली नहीं होती, अनऑफिशियली देंगे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जी बेटा, कोई सवाल कर रहा था? नहीं, वो देखें, हमने कहा ना एक होती है नॉर्मल फेडरल एक्साइज ड्यूटीज वगैरह या कस्टम ड्यूटी भी, लेकिन कस्टम में सिर्फ ये नहीं होते, कस्टम में दूसरे चार्जेस भी होते हैं, सही है। आपको डेमरेज भी लगती है, बाकी चार्जेस भी लगते हैं। डेमरेज क्या होती है बताता हूँ सर। कस्टम चार्जेस, अब कस्टम चार्जेस डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। इसी की एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं डेमरेज। अब सर ये डेमरेज क्या होती है सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं भाई। कस्टम वाले कहते हैं, कॉपी से अभी सुनने पे ध्यान दो, समझ कॉपी कर लेना। कस्टम वाले कहते हैं माल आ गया आपका जहाज के थ्रू पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर, बोलते हैं भाई कराची पोर्ट पे माल आया, अभी इसको कस्टम वाले देखेंगे क्योंकि इसमें तुमने चर्च वर्ष तो नहीं मिलवाई, कोई और मसला तो नहीं है, सही है। तो कस्टम वाले कहते हैं कि ये जो चर्च वर्ष वाली चीजों को चेकिंग के लिए हमें कम से कम 2-3-4 दिन लगेंगे। अब वो जो 2-3-4 दिन लगेंगे उस टाइम पे तुम्हारा माल तो हमारे पूरे जो कस्टम की पोर्ट है उसके एक जगह घेर के बैठा हुआ है ना, उस जगह के किराए को हम क्या कहते हैं? डेमरेज। कस्टम वाले ये भी लगा देते हैं, सही है भाई, कि तुम्हारा माल आएगा 5 दिन लगेंगे फारिग होने में इसको, तो इसका मतलब यह है कि 5 दिन तक जिसने हमारी जगह ली है उसके पैसे भी तुम ही भरोगे, सही है सर। उसके पैसे भी क्यों करवा रहे हो? इंपोर्ट मस्ती है ना, तो भरो ये चीजें, सही है सर। तो याद रखना कस्टम चार्जेस, ये चीजें बड़ी ही नॉर्मल है। इसके अलावा और क्या होता है सर? एलसी चार्जेस। सर ये एलसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने कहीं ना कहीं, किसी ने नहीं भी पढ़ा। लेटर ऑफ, सर ये अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कौन बताएगा? जी बिल्कुल आएंगे मेरा बच्चा अभी सब। सर लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि देखें आप समझे, जब आप पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो अगला बोलेगा भाई मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम जो है सही चीज दोगे, भागोगे नहीं। तो हम कहते हैं कि भाई हम तुझे यहाँ पर किसी की गारंटी दिलवा दें, बोलते हैं हाँ दिलवाओ। किसकी चाहिए गारंटी? बोलता है बैंक की, क्योंकि बैंक के पीछे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पीछे हुकूमत है। तो कहता है बैंक की गारंटी, जो बैंक की गारंटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन बैंक ये काम फ्री में तो नहीं देगा ना, सही है भाई। लोग अपने भाई की गारंटी फ्री में ना दें तो बैंक है। तो बैंक कहता है भैया लेटर ऑफ क्रेडिट भी। सर फिर इसकी लिस्ट लंबी है, मैं आगे यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग जो है नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे, सुनिएगा। और बताएं, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी तो इसमें मुश्किल चीजें आनी है। और बताएं सर, लोडिंग अनलोडिंग, सुनिएगा सर। आपने एक प्लांट मंगवाया था जर्मनी से, पहले वो कंटेनर के थ्रू आया कराची पोर्ट में। अब आप खुद तो नहीं उसको अनलोड करवाएंगे ना, आप वहां के मजदूर पकड़ेंगे, उनसे रेट तय करेंगे, भाई अनलोड करो इसको। उन्होंने अनलोड किया, आपकी जो है फैक्ट्री के ट्रक में रख दिया। फैक्ट्री के ट्रक से होता हुआ फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में भी आप अनलोड करवाएंगे। उन सब के पैसे, गाय लेने जाते हो ना, वो जो गाय वाला जो होता है, वो गाय वहां पे मंडी में भी पैसे लेता है सुजुकी में चलाने के, और
मोहल्ले में भी अगर आ जाए तो वो कहता है वहां पर भी मंडी वाला अलग होता है और सुजुकी वाला ही कहता है मैं इसको उतारूंगा भी लेकिन उसके भी आपसे 100-200 रुपए। सही है सर। तो सर इसका मतलब ये है लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जितने भी हो, ठीक है सर। अब और आगे आऊंगा, क्या कह रहा है, कौन से पैकिंग चार्जेस, जैसे अब ट्रेनिंग। सर और बताएं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। प्रोफेशनल फीस, चले मैं आता हूं। प्रोफेशनल फीस को जरा एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये बच्चा। सर प्रोफेशनल फीस देखिए, अब इसमें दो तरह की आ जाती है प्रोफेशनल फीस। इसमें एक तो हमने कहा सर क्लियरिंग एजेंट चार्जेस भी आ सकते हैं अगर बाहर के हो, है ना, और दूसरे हो सकते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह। अब सुनना सर, क्लियरिंग एजेंट क्या काम करता है ये सुनिएगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना आप बोलते हो अरे ये कस्टम वालों से डील करना ना बहुत मुश्किल बात है। आप एज अ कंपनी एज अ बिजनेसमैन कहते हो कि यार ये काम मैं नहीं करूंगा। मार्केट में घूम रहे होते हैं बहुत सारे क्लियरिंग एजेंट, उनको कहते हो देख भाई मेरा ये माल आ रहा है, ये सब आ रहा है, इसको मुझे कस्टम से तू क्लियर करवा के दे। तो अब वो कस्टम से क्लियर करवाएगा, ड्यूटीज व्यूटीज सब वो आपसे लेगा, सही है, लेकिन वो अपने चार्जेस भी लेगा क्योंकि उसकी जान पहचान होती है कस्टम में। तो वो बोलेगा भाई मैं क्लियर करवा रहा हूं, मेरे चार्जेस भी हैं। सर फिर दूसरे होते हैं कंसल्टेंसी सॉर्ट ऑफ। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपका प्लांट आपकी फैक्ट्री में पहुंच गया, अब वो प्लांट पहुंचा है, उसको कैसे लगाना है, कहां लगाना है, क्या करना है, वो सब भी इसमें आ जाते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस में। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट है कमीशन। अब फिर ये क्या चीज है? मार्केट में जाएं, अब आपको एक एसेट चाहिए जर्मनी से। एक कंपनी है जिसने कहा हम आपको जर्मनी से एसेट लाकर देंगे और अच्छे रेट्स पर लाके देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, और अच्छी कंपनी, आपको कोई चूना नहीं लगाएगा। उस कंपनी ने कहा कि यार हमारी एक कंडीशन है, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी ना उसका 0.5% आप हमें दोगे। वो क्या है? कमीशन चार्जेस है। क्या हम यहां तक क्लियर है सर? ये तमाम कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा, लेकिन अभी इसकी लिस्ट और है सर। ऑल्टरेशन चार्जेस, ऑल्टरेशन। सर आपने कहा भाई प्लांट तो आ गया, लेकिन कुछ इसके कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी ताकि ये हमारी फैक्ट्री में चल पड़े, सही है। आपने कहा प्लांट आ गया, उसके अंदर एक पाइप है। मसला ये है कि हमारी फैक्ट्री जहां पर है वहां पर आता है खारा पानी, मीठा पानी नहीं है। आपने कहा उस पाइप के अंदर हमें एक लेयरिंग करानी है ताकि वो खारे पानी की वजह से जंग वंग ना लगे, सही है। उसके चार्जेस भी आ जाएंगे किसमें? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, क्योंकि क्या लिखा है, हर वो कॉस्ट जो एसिड को उस पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जो कंपनी चाहती है। अब आगे आता हूं सर। हाँ, हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग, सही है। अब सर इधर सुनना कुछ के ऑल्टरेशन चार्जेस। मैंने कहा भाई पाइप है, प्लांट है, उसमें से पानी को निकलना है। अब आपने कहा पानी हमारी कंपनी के अंदर आ रहा है खारा, तो बोला यार डायरेक्ट पाइप पे जाएगा तो वो पूरी चीज को जंग दे देगा। प्लांट आपने पाइप के अंदर एक लेयरिंग करवा दी थर्मोकॉल वगैरह किसी चीज की, यार वो डायरेक्ट उसको डैमेज ना हो, तो इसके लिए। फिर आते हैं सर, अब सबकी तवज्जो इधर, टेस्टिंग। सर ये टेस्टिंग क्या होती है? सर आप है ना एक साथ मशीन नहीं चला देते कि भाई धम धमाका, सही है, या आपने एक साथ प्रोडक्ट नहीं निकाल दिया। भाई फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ने कहा हमें एक नया शैम्पू निकालना है। अब ऐसा नहीं कि पहली दफा भाई शैम्पू बनाया, डू इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम किया और लोगों को दे दिया, जिसने लगाया बाल गायब। तो यूनिलीवर कभी भी ऐसा, यूनिलीवर पहले कुछ सैंपल बनाती है, उस सैंपल को टेस्ट करती है, उसके बाद असल प्रोडक्शन पे आते हैं। तो सर ये जो टेस्टिंग में ना एक कॉस्ट लगती है,
टेस्टिंग में यूजुअली आपके पास पैसे आते नहीं, आप टेस्टिंग में जो सैंपल होता है फ्री में बनाते हो, टेस्ट करते हो, वो भी किस में आएगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आएगा। अब सर क्या इसके अलावा भी लिस्ट है? बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते सिखाऊंगा, टेंशन। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम कहेंगे नॉट पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट, जिनको आपने कभी भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा, उनमें अभी एक बच्चा बार बार कह रहा था ट्रेनिंग, मैंने कहा ट्रेनिंग को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनाना? पहले ये कॉपी करो फिर बताता हूं, पहले मेरा बच्चा ये कॉपी करे फिर बताऊंगा। सर स्टार्टअप कॉस्ट क्या है? डायरेक्टली स्टार्टअप कॉस्ट मतलब प्लांट में चाइना से मंगवाया, तो चाइनीज उसको रेडी पोजीशन में ला के देना। तो अभी आता हूं, वो इंस्टॉलेशन में आ जाएगी। अभी आता हूं, रुके जरा, सब्र करें। टेंशन ना ले मेरा बच्चा, सब पे आएंगे। कर लिया कॉपी? साथ साथ कर रहे हो एक एक पॉइंट तुम लोग, या कर रहे हो कॉपी? जी बेटा, नहीं, ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन यही तो है। जिब्रान बेटा कर दी। चले सर, अभी कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब सर हमने कहा ट्रेनिंग कॉस्ट, इसको हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। क्या वजह है सर, क्यों नहीं बनाते? भाई बताओ, ट्रेनिंग को क्यों कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते? सर देखें, स्टैंडर्ड कहता है आपका कोई भी एसेट हो ना, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल अगर नहीं है तो आपका एसेट ही, ये देखें स्टैंडर्ड कहता है एसेट्स शुड हैव कंट्रोल, शुड हैव, एसेट है तो भैया कंट्रोल होना चाहिए। सर अगर कंट्रोल नहीं है तो एसेट ही नहीं है। सर क्या मतलब, अभी बताते हैं। सर कंट्रोल का मतलब है एबिलिटी टू यूज और restrict others from using it, restrict others from using it। अब सर सुनिएगा, आप गए लेस का पैकेट लिया ऊपर से, क्या वो आपका एसेट है? ये डिपेंड करेगा कि क्या आपके दोस्तों में ये सलाहियत है कि वो आपसे बगैर पूछे हाथ मार के खा सकें। अगर तो उनमें ये सलाह है तो ये आपका एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट के ऊपर क्या है, अगर आपने लेस का पैकेट लिया है तो आप उसको इस्तेमाल करें और आप में ये सलाहियत हो कि आप चाहें तो दूसरों को इस्तेमाल करने से
अगर आपका दोस्त आपकी इजाजत के बगैर चिप्स खा रहा है, इसका मतलब है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। एसिड के अंदर जरूरी क्या है? कंट्रोल। क्या चीज जरूरी है? अब सर ट्रेनिंग जो है, अब जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि सर ट्रेनिंग देखिए, इनमें जितनी भी कॉस्ट है ना, ये सब कहीं ना कहीं एसिड की क्राइटेरिया मीट करनी चाहिए। उनके ऊपर कंट्रोल है आपका, आपको पता है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एसिड पर्पस के लिए कर रहे हैं, सही है सर। इंस्टॉलेशन का फायदा कोई और नहीं ले सकता, सही है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का फायदा कोई और, लेकिन ट्रेनिंग किसको दी जाती है? इंसान को। और इंसान का क्या भरोसा है ना सर, जब वो रब की नाफरमानी कर सकता है तो सबकी नाफरमानी। आपने अगले को ट्रेनिंग दी, चल भाई अब तू इस एसिड को चलाएगा, और अगले ने आपसे ट्रेनिंग ली, अपनी सीवी पे अपडेट किया, मुझे इस चीज की भी ट्रेनिंग आती है, अगले दिन गायब, कहीं और जॉब कर रहा है, सही है सर। तो आपने कहा इंसान के ऊपर कंट्रोल, आपने किसी को ट्रेनिंग दी और उसका इंतकाल हो गया। अब बताएं सर, आपने कहा मेरी ट्रेनिंग किस पर्पस की है ना जी, तो सर स्टैंडर्ड ने कहा ट्रेनिंग दी जाती है इंसान को और इंसान पे कंट्रोल। एग्जाम्पल दूं, अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड लेके जाता हूं, आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई सपोज करें हो गए, जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाएंगे ऑडिट फर्म में आर्टिकल्स करेंगे। जब आप ऑडिट फर्म में आर्टिकल्स करेंगे ना, तो आपको आपकी फर्म जब आर्टिकल्स खत्म होगी, अब आपने फर्म में 3.5 साल सीख लिया, फर्म ने आपको रगड़ा लगाया, आपको एक हीरा बना दिया, सही है सर। अब आप फर्म छोड़ने की करेंगे, फर्म कहेगी नहीं रुको, आप बोलेंगे सही है मैं रुकता हूं। फर्म कहेगी हम तुम्हें पैकेज देंगे 1 लाख का, आप बोलेंगे गुड। गाड़ी, फर्म कहेगी गाड़ी देंगे ना तो इस कमिटमेंट पे देंगे कि तुम 1 साल फर्म में रुकोगे छोड़ के, क्योंकि जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो आपकी वर्थ होगी, आपको बाहर से ऑफर, फर्म को पता होगा ये हमें छोड़ के, तो फर्म लालच में बोलेगी तुझे देख लाख रुपए तो दे रहे हैं, 1.5 लाख दे, तुम लोग के टाइम पे इंशाल्लाह 2 हो जाएगी, अज्यूम करो 2 लाख सैलरी प्लस गाड़ी। लेकिन फर्म करिए गाड़ी अभी नहीं, गाड़ी वादा करेगा तो जो है कॉन्ट्रैक्ट लिख कर देगा कि 1 साल तक छोड़ के नहीं जाएगा तो गाड़ी देंगे, आप कहेंगे ठीक है, और आपको कम से कम गाड़ी दे देगी और आप इंशाल्लाह 4थे महीने में गायब क्योंकि सर नहीं गाड़ी देकर जाएंगे। फर्म कहेगी यार तुमने वादा किया, बोलेंगे सर कोई मसला नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया आपने क्यों, और वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि सर आपको पता है फर्म क्या कर लेगी, और मेरे ऊपर अब केस थोड़ी कर सकती है भाई, इतनी पता है फर्म कोई केस पेश थोड़ी करेगी, एक आध बंदे के ऊपर यूं केस। तो कमिटमेंट, इससे पहले जिंदगी में आपने कितनी कमिटमेंट तोड़ी होंगी, और आपके साथ की हुई कमिटमेंट लोगों ने कितनी, सबके पीछे एक ही बुनियाद है, इंसान और इंसान का भरोसा। स्टैंडर्ड ने कहा ट्रेनिंग किसको देता है? इंसान को। तूने उसको ट्रेनिंग दे दी लाखों की एसिड चलाने की, अगले दिन वो गायब। उसने कहा सर थैंक यू, आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी टाइम से मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब उनको बेनिफिट देके जाऊंगा, आप जो चाहे कर लें। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। चले सर, अब हमने कहा बहुत सारे हमने नॉर्मल सवालात कर लिए, तो अब एक मतलब कॉन्सेप्ट ले लिए। अकाउंटिंग की क्लास और सवाल पे ना आए तो मजा नहीं आता ना, तो आए सर एक सवाल पे आएंगे, आ जाए। हैंड आउट स्क्रीन पे ऑनलाइन वाले बच्चों नजर आ रहा है, रिकॉर्डिंग वालों आपको ग्रुप पे मिलेगा, नहीं मिले तो मेरा नंबर है मेरा बच्चा, ये आप देख सकते हैं। सर पहले पेज पे समरी है, इसके ऊपर मैं आपको लेकर आऊंगा डेफिनेशन समरी इनके ऊपर। चले सर, सबसे पहले आएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट पेपर्स। अच्छा एक चीज, कुछ चीजें याद रखें, स्मार्ट काम करना, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बुक तो आ जाएगी, बट शुरू से मैंने क्या कहा था, स्मार्ट स्टडी हमारा फोकस होगा।
आपने हैंडआउट के ऊपर रेफरेंस डालना है और रजिस्टर को पेज नंबर देना है। कोशिश करें नया रजिस्टर यूज करें, पुराने रजिस्टर यूज, रजिस्टर को साथ साथ पेज नंबर देते जाएं। हैंडआउट के ऊपर आप लोग क्या लिख लेंगे कि भाई रजिस्टर का या बुक जो होगी ये पेज नंबर है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी हो, रेफरेंसिंग हो। क्वेश्चन नंबर 4 रजिस्टर के पेज नंबर 2 पे, सही है। ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हमने पूरे सीए क्वालिफिकेशन में सीखी, आपको भी इंशाल्लाह सिखानी है, तो ये कोशिश करें। इसके अलावा हर सवाल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं आपको एज अ लर्निंग आउटकम के तौर पे लिखवाऊंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम क्या है, कम है। अगर आपके पास टाइम है कम और पेपर से एक दिन पहले भी टाइम कम होगा, तो उसमें पूरा सवाल वापस नहीं देखना होगा। जो मेन पॉइंट होगा ना उसको खाली देखना होगा, बाकी सवाल आपको आता है। सही है सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। पेज नंबर 5 ऑफ दी हैंड आउट है, आ गया सबको नजर? सही है सर। ये है ऑटम 2002 का। तुम में से कितने लोग सितंबर 2002 में दुनिया में तशरीफ नहीं आए थे? जो दुनिया में नहीं आए थे सितंबर 2002 तक में, आप लोग नहीं थे? चले, 2002 सितंबर की बात हो रही है। सही है सर। ऑटम 2002 का मतलब क्या है? आने वाले होंगे, है ना सर? जो नहीं है वो आने वाले होंगे। आए, हमने कहा निप्पॉन लिमिटेड, ये उस टाइम पे आईकेप देखो ये मस्तियां कर रहा था तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे आने से पहले की बातें हैं ये, पढ़ते आ जाए। निप्पॉन लिमिटेड टुक डिलीवरी ऑफ अ लैन सर्वर। पुराने जमाने की बातें, उस टाइम पे लैन मैन होती थी ना 2002। तुम्हारे आने के बाद तो दुनिया ने बहुत तरक्की की है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2000। अब आईकेप का सवाल देना याद रखना, कोई भी सवाल हो ना उसमें डेट्स को, मंथ्स को अंडरलाइन करना है। जुलाई 2001 में लिया है, ठीक है। The list price of the equipment was rupees 1,50,000, but Nippon Limited was able to negotiate a price of rupees 1 lakh। 1.5 लाख का था लेकिन हमने 1 लाख में कर लिया। वही अम्मी वाली हरकत की है ना, सस्ते में करवा लिया, बार्गेन परचेज, ट्रेड डिस्काउंट। तो एसिड की कॉस्ट परचेज प्राइस कितनी आएगी बुक्स में? 1 लाख विद द सप्लायर। फिर आते हैं, हाउएवर the supplier charge an additional rupees 3,400 to install and test the equipment। सप्लायर ने 3400 रुपए और चार्ज किए हैं, सही है, इंस्टॉल करने के। ठीक है जी, क्या ये कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे? यस सर। सप्लायर ऑफर्ड a 5% डिस्काउंट if Nippon paid for the equipment and additional cost within, Nippon was able to take the advantage। क्या सर ये 5% डिस्काउंट को लेंगे हम, एसिड की कॉस्ट से माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट एसिड की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करता। फिर आगे आएंगे सर, आगे क्या कह रहा है? यहां पर शरारत है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर दी सर्वर कॉस्ट रुपीज 1100। स्पेशल वायरिंग करानी पड़ी है, क्या आएगी? फिर कह रहा है आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशंस कॉस्टिंग 1900 प्रूव नेसेसरी। इसने कहा तुमने टेस्टिंग की, पता चला भाई ये तो मसाइल है, उन मसाइल को हल करने के लिए 1900 रुपए और लगा दिए। क्या ये आएगा? यस सर। सर की बात दिमाग में आए, और वो कॉस्ट जो उस पोजीशन में लाने के लिए जरूर जैसा कंपनी चाहती है, तो टेस्टिंग के बाद पता चला ये मसले, तो उनको हल करना कंपनी। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है फिर ये? MIS staff was sent on special training courses to complete to operate the server which costed 9,900 to Nippon Limited। MIS मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। सही है, फुल फॉर्म में सर 9,900 आएंगे क्या? Equipment was insured against fire and theft at a premium of
सर क्या ये आएगा? नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आएगी, रास्ते की इंश्योरेंस। ये तो हमने कहा भैया बात के लिए। फिर कह रहा है मेंटेनेंस एग्रीमेंट वाज एंटर्ड into with a company which promised to provide 24 hours breakdown cover for 1 year। सर मेंटेनेंस कॉस्ट है, एसिड की खरीदारी से इसका कोई ताल्लुक। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? कैलकुलेट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ, सही है, ऑफ सर्वर टू निप्पॉन लिमिटेड। जरा जल्दी से सब अब तक जो मैंने बताया, जब तक मैं बोर्ड पे कर दूं आप खुद से करना शुरू करें। नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा ना सर इसका कोई निगोशिएशन से ताल्लुक नहीं है, ये तो कंपनी की एबिलिटी से ताल्लुक है। तुम जल्दी पे कर दोगे तो तुम्हें मिल गया। नहीं, ये हमारी एक तरह से फायदा इनकम है हमारी। इसने कहा देखो इसका ताल्लुक ना, तुमने एक चीज निगोशिएट करके कर ली ना, जो सब हर कोई कर सकता है, वो एसिड की कॉस्ट में लो। भाई तुम्हारी अम्मी ने अगर 1.5 लाख की चीज लाख में ले ली, किसी और की अम्मी भी कर सकती है ना, सही है। फ्यूचर में तुम्हारे होने वाले बच्चों की अम्मी भी इंशाल्लाह कर सकती हैं। लेकिन सर अगर तुम जल्दी पे कर सकते हो और कोई और नहीं पे कर सकता, तो इसका मतलब है दोनों एक पेज पे नहीं हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा एसिड की नॉर्मल कॉस्ट वो लो जो कि डिस्काउंट सबको मिल सकता हो, लेकिन कोई तुम्हें तुम्हारी इजाफी किसी सलाहियत की वजह से डिस्काउंट मिलेगा तो उसको हम 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे। तुम कह रहे हो 95,000 क्यों करेंगे? 5% कम करेंगे। हाँ वो नहीं, एसिड 1 लाख पे आएगा, 95,000 बैंक से जाएंगे, 5,000 इनकम है। लेकिन अभी मैं एंट्रीज की डिटेल पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो के कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं, वो सर काजी के साथ जब चीते हो जाएंगे तब। जी बेटा, क्योंकि सर ये कह रहा है एसिड को अक्वायर करने की कॉस्ट, मेंटेनेंस तो एसिड को चलाने की कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है। मेंटेनेंस क्या है? चलाने की कॉस्ट है। जी तो सप्लायर तो ऑफर कर रहा है, सप्लायर कह रहा है जल्दी पैसे दो, डिस्काउंट ले लो। सप्लायर कह रहा है देख भाई तुझे वैसे मुझे ना 1 लाख देना है, जल्दी पैसे देगा तो 95,000 देने। तो मैं कहूंगा भाई 95 दूंगा, 95,000 ही, लेकिन 5,000 रुपए मैं अपनी इनकम रिकॉर्ड करूंगा। अभी बताता हूं कैसे। जी नहीं, नेगोशिएट तो उसने कोई भी कर सकता है। देख नेगोशिएट तो 1.5 लाख की चीज अगले को कोई भी नेगोशिएट करेगा, लाख में मिल सकती है। ये वो चीज है जो तुम्हें एडिशनल तुम्हारी एबिलिटी टू पे अर्ली की वजह से कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो हर कोई के पास नहीं होगी। हम अज्यूम ये करेंगे भाई 1.5 लाख की चीज लाख रुपए की तुझे मिल रही है ना, सबको मिल सकती है, सही है। हर कोई जो जाके थोड़ा रोएगा धोएगा मिल जाएगा। हाँ जल्दी पैसे तू दे सकता है, और सकता है कोई और ना दे सकता हो, तो तुझे भी 1 लाख का रिकॉर्ड करना है। 5,000 का जो तुझे फायदा हुआ है उसको इनकम रिकॉर्ड कर। लिस्ट प्राइस 1.5 लाख लूंगा, फिर 50,000 माइनस करूंगा। 1 लाख पे जो पे करना है उसके ऊपर होगा ना। अभी आ जाए इधर देखें, सब बोर्ड पे देखेंगे। पहले सब अपने पास कोशिश करें, इसको सॉल्व करें। चले सर, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसिड कि एसिड की कॉस्ट कितनी होगी। चले सर, अब सबकी तवज्जो इधर। नौजवानों कॉपी कोई नहीं करेगा, आप सब बोर्ड पे देखेंगे। सर लिस्ट प्राइस कितनी थी?
सर लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1.5 लाख। इसने कहा टोटल लिस्ट प्राइस 1.5 लाख की थी, लेकिन इसके अंदर 50,000 का क्या है? आपको वो चीज इसने कहा ना कि आपने नेगोशिएट किया तो कितने की पड़ी है? 50,000 का क्या है? तो 1 लाख की हो गई आपकी अफेक्टिवली हम कहें परचेज प्राइस। क्या हो गई? अब सुनिएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शुरू की क्लासें तो मेरा बच्चा मैं बता रहा हूं सर, बहुत सारे बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना फितरतन थोड़े से काम चोर, उनके दिमाग में आएगा सर मैं डायरेक्ट परचेज प्राइस से शुरू कर सकता हूं। हाँ, पेपर में कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें होंगी, मैं समझाने के लिए लिखूंगा इजाफी, लेकिन पेपर में आपको यह भी सिखाना है हाउ टू कंप्लीट पेपर इन टाइम। तो आप कर सकते हो 1 लाख पे। क्या मैं क्लियर हूं? अब आगे आऊंगा सर, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कितनी है? कह रहे हैं ना सप्लायर चार्ज एन एडिशनल 3400 टू इंस्टॉल एंड टेस्ट द इक्विपमेंट। कितना लूंगा सर? 3400। तो कितना हो जाएगा? इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने मेरा बच्चा? 3400, 3400। सर कैश डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, क्या वो लूंगा? मैंने कहा कॉस्ट को इंपैक्ट कैश डिस्काउंट। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? एसिड की कॉस्ट। चले सर फिर और आगे बढ़ रहा हूं, कॉपी नहीं मेरा बच्चा कोई भी। सर फिर कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर द सर्वर कॉस्ट ₹1100। आफ्टर इनिशियल टेस्टिंग सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग ₹1900। सर ये स्पेशल वायरिंग की कॉस्ट लूंगा? यस सर, स्पेशल वायरिंग की कॉस्ट आएगी। स्पेशल वायरिंग कितने की? 1100। ऐसा ही है। और क्या आएगा? हमने कहा मॉडिफिकेशन की कॉस्ट आएगी कितनी? 1900। कितनी आएगी? 1900। मॉडिफिकेशन भी जरूरी थी सर। उसके बाद ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग। सर फायर और थेफ्ट की इंश्योरेंस आएगी, मेंटेनेंस आएगी। तो हमने कहा सर इसका अगर टोटल करें 1 लाख प्लस 3400 प्लस 1100 प्लस 1900, 1,06,400। इसको करेंगे कॉपी, फिर इसके कुछ लर्निंग नोट्स बनाएंगे। और वो लर्निंग नोट्स क्या होंगे जो आपको मैं बताऊं कि जी बेटा नहीं, कैश डिस्काउंट की अभी मैं एंट्री बताऊंगा क्या होगा, पहले कॉपी करो फिर। हाँ वेल किया है। एसिड की कॉस्ट पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आएगी खाली जी। ये 5% कैश डिस्काउंट है, जल्दी पेमेंट पे मिल रहा है ना। हाँ नहीं, वो हमने 1.5 लाख की थी, लाख रुपए पे खरीदी, तभी तो कह रहा है कि अगर पेमेंट जल्दी दे दोगे, सही है 7 दिन के। नहीं, मेंटेनेंस क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेंटेनेंस एसिड को अक्वायर्ड करने के लिए जरूरी नहीं थी, चलाने के लिए थी। इसने हमसे क्या पूछा है? एक्विजिशन कॉस्ट। जी बेटा करेंगे, मैं आता हूं, उसके ऊपर आऊंगा अभी। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अभी पहले ये कॉपी करो, बताता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों का कोई सवाल है? जी बेटा, मोहम्मद मुस्तफा ऐसा ही है।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? सैटरडे को मेरी क्लास कब है अब वैसे नॉर्मल के हिसाब से? 12 से 2 टैक्स होगी, 10 से 12 से 12 से 2 आपकी होगी सैटरडे को। सैटरडे को। और FAR2 कब लगाई है तूने? 9 से 12। पहले 9:30 से 12 FAR2 लेंगे, फिर 12 से 2 आप कुछ करेंगे। भंड मार दिया ना फिर। FAR2 और टैक्स में बच्चा कॉमन नहीं होगा। आज भी कॉस्टिक नॉलेज का था, सोच ये कौन होगा। अभी एक अटेम्प्ट लगेगा ये फिल्टर आउट होने में। मैं आपको एडवाइस दूं, अभी 2-2 घंटे कर दो, 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4। मेरे हिसाब से FAR1 रखो 12 से 2, FAR2 रखो 2 से 4 और टैक्स रखो 10 से 12। क्यों? FAR2 और टैक्स में भले 2 घंटे का गैप आ जाए, गैप आ जाए लेकिन क्लैश ना। चले सर, आए सर। अब मैं एक चीज आ रहा हूं, सबको ये मेरा बच्चा समझा रहा हूं, सबकी तवज्जो इधर। बहुत सारे बच्चे ये परेशान हो रहे हैं। उसने कहा है अगर 7 दिन में पेमेंट करोगे तो इंस्टॉलेशन पे भी डिस्काउंट है 5% और कॉस्ट परचेज प्राइस पे भी है। सही है? अब सुनना नौजवानों, सबकी तवज्जो इधर। सर एसेट कितने का था? 1 लाख प्लस हमने कर दिया, उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं अभी कितना हुआ? सप्लायर ने कहा 7 दिन के अंदर अगर ये पेमेंट करते हो तो दोनों के ऊपर 5%। इसका मतलब है 95% पे करना है ना? और 5% क्या है? डिस्काउंट। अब 1,03,400 का 95% कितना आ रहा है? 98,230 और बाकी 5% 5,170। अब सबकी तवज्जो इधर देखो। जिन बच्चों ने बेसिक अभी सही से पूरी कवर नहीं की ना, वो घबराए नहीं, वो बिल्कुल भी घबराए। वो आप जब पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। सिर्फ मैं इनको समझाने के लिए, ये आपकी बैंक से पैसा जाएगा और ये कंपनी में आपकी क्या है? इनकम है। अब सुनना, इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे ना तो सिर्फ इस चीज की एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट। जिन बच्चों को एंट्रीज आती हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बैंक को क्रेडिट करूंगा और अदर इनकम को एसेट पूरे से। जिन बच्चों ने अभी एंट्रीज नहीं पढ़ी वो सिर्फ ये याद रखें, 1,03,400 से आएगा, बैंक से गए 98 और 5,170 कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी? इनकम। क्या रिकॉर्ड करेगी? ये याद रखना, कैश डिस्काउंट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होता है, वो एसेट की कॉस्ट को कम नहीं करता। जी बेटा, कोई सवाल था? क्योंकि इसने हमें कहा हुआ है अगर इंस्टॉलेशन और एसेट के पैसे दे दिए तो। पढ़े कह रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों, आज सॉरी जिनको दिखने में मसला हुआ, मैं मेन मार्कर लेकर आया बट वो खराब लेकर आ गया, इसलिए ज्यादा डार्क आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बट रिकॉर्डिंग में सही आएगा। खैर सर देखो, वो सवाल में अगर गौर से पढ़ो, जो कह रहे हैं 3,000, वो कह रहा है supplier charge an additional 34 the supplier offered that if Nippon paid for equipment and additional cost within 7 days। सर क्या ये डिस्काउंट वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि 5170 क्या रिकॉर्ड होगा? अदर इनकम रिकॉर्ड होगी। क्या ये सवाल मेंटेनेंस क्यों नहीं ली मैंने? क्योंकि वो एसेट को अक्वायर्ड करने का खर्चा नहीं है, चलाने का है, चलाने वाली कॉस्ट नहीं पूछ रहा। और सर इंश्योरेंस क्यों नहीं ली? इंश्योरेंस सिर्फ
रास्ते की आएगी। बाकी इंश्योरेंस जो हर साल बियर करनी है, बार बार करनी है, फायर वगैरह की, वो। अब एक चीज हम लिखेंगे इस सवाल के, लर्निंग आउटकम्स, और वो आपने लिखने सवाल के ऊपर, हैंड आउट में सवाल के ऊपर, बुक में सवाल के ऊपर। ऑनलाइन वाले बच्चे रजिस्टर में एक जगह लिख सकते हैं, सही है। अलग से कोशिश करें, जो ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैंड आउट पे अभी नहीं लिख सकते, उनको बुक इंशाल्लाह थोड़े टाइम में मिल जाएगी। अब सर ये लर्निंग आउटकम क्या होंगे? ये इस सवाल में जो टेक्निकल चीजें होंगी उनके बारे में आपको आइडिया दे देंगे, ताकि जब आप आखिर के दिनों में रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो कि यार इस सवाल में ये चीजें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मैंने पहली क्लास से क्या कहा था कि हमारी कोशिश क्या है, स्मार्ट स्टडी। जल्दी से लिखें पहला लर्निंग आउटकम नंबर 1, LO1 लिख दें। LO1 cash discount will always be recorded as, cash discount will always be recorded as other income. Cash discount will always be recorded as other income and will not impact cost of asset, and will not impact cost of asset. लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें। लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें। मेंटेनेंस is cost to operate the asset. Maintenance is the cost to operate the asset and not to acquire the asset. And not to acquire the asset. Learning outcome number 3. Learning outcome number 3. Never capitalized. Capitalize का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट में शामिल करना। Never capitalize training cost. Never capitalize training cost. सर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, लेकिन उससे पहले रिवाइज, आप लोग चाहें तो बैग पैक करें। हमने सर आज की क्लास में हमेशा की तरह सबसे पहले स्कोप पढ़ा। हमने कहा जहां जहां प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आएगी, हमारी निगाहें किसकी तरफ जाएंगी? IAS 16 की तरफ। फिर डेफिनेशन पे आए, हमने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट हो 1 साल से और 4 पर्पसेस के लिए। कितने? ये नंबर्स में याद रखा करो, आसानी होती है। 4 पर्पसेस के लिए, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रेंटल्स। इनके अलावा अगर कोई पर्पस है तो वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या चीज आएगी? प्राइस में से माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, है ना सर? ट्रेड डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? या तो बल्क परचेज या तो बार्गेन। कैश डिस्काउंट क्या होता है सर? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। हम जो है कैश डिस्काउंट को माइनस इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। सर फिर मैं और आगे बढ़ा और मैंने पढ़ा कि सर नॉन रिफंडेबल एंड एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी ऐड कर देता हूं। सर फिर मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए मैंने पढ़ा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसके अंदर कॉस्ट का एक समंदर है, उस समंदर में क्या क्या चीजें आ रही है? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्स, इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट,
कस्टम चार्जेस, एलसी चार्जेस, टेस्टिंग कॉस्ट, सही है सर। बाकी हमने कहा प्रोफेशनल चार्जेस, ये सब चीजें, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मजीद सवाल करेंगे आएंगे। एक कॉस्ट मैंने अभी आज तक आपको सिखाई है, ट्रेनिंग कॉस्ट। हम इसको कभी भी कैपिटलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने कहा कंट्रोल नहीं। अब एक दो तीन बातें और सर, काजी की बेसिक की क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल लगेगी, तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो ले जरूर। मेरी क्लास आज है क्या, कब है? अच्छा अभी 4 से 6 मेरी जो क्लासेस हैं, अब सुनना है आप लोगों ने मेरा बच्चा, मेरी जो क्लासेस हैं वो मैं शुरू में थोड़ी सी स्लो रख रहा हूं ताकि बच्चे जिनकी बेसिक्स है वो आ जाएं। मेरी अब अगली क्लास होगी सैटरडे को। कब होगी? जो बच्चे अब तक केएनएस के ग्रुप में नहीं हैं उस ग्रुप में आ जाएं। लिंक चाहिए मुझे इस नंबर पे या ताहिर वगैरह को मैसेज कर दें, लिंक मिल जाएगा। और मैं इस हफ्ते थोड़ी सी कम क्लासें रख रहा हूं ताकि काजी भाई बेसिक्स करवा दें, आप लोग इस पोजीशन में आ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ें। आज की क्लास यहीं तक। हफ्ते को मेरी आपसे इंशाल्लाह होगी। केएनएस का पेज सब सब्सक्राइब कर लें, उसको चेक कर लें, ग्रुप में ऐड हो जाए और हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते को। कोई सवाल है तो बच्चे आ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।